नमस्कार दोस्तों। तो फिर से एक बार सक्षम IQ टेस्ट सीरीज़ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कर रहे होंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे संस्थानों के टेस्ट सीरीज़ आप लोग लगा रहे होंगे और टेस्ट सीरीज़ लगाने के साथ साथ आप लोग जो है उनका डिटेल्स अवश्य पढ़ें, क्योंकि जो कि देखिए डिटेल्स पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि एग्जैक्ट अगर वही क्वेश्चन ना रिपीट हुआ तो उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्ज़ाम में तो आप उसे आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका डिटेल्स पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम लोग एक टेस्ट सीरीज है जो कि नए बहुत ही अच्छे संस्थान का आप लोग जानते होंगे, विशेष मंत्रा का टेस्ट सीरीज है और हम लोग आज साथ में मिलकर करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग मिलकर इसे सॉल्व करते हैं और बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज़ है। आप लोग इसका फीडबैक अवश्य देंगे कि हाँ आपको कितना ही ये यूज़फुल समझ में आएगा। ठीक है, तो हम तो इसके जितने भी डिटेल्स है आपको शायद है कि बाहर से पढ़ना पड़े, नहीं तो हम इसका सारा डिटेल्स आपको इसके साथ ही पढ़ाते जाएंगे और आप लोग इसको पढ़ते रहिए और टेस्ट सीरीज़ के सॉल्व किए गए क्वेश्चंस का आंसर आप अपने आप हमें कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे, जिससे कि इसका कोई भी अगर गलत क्वेश्चंस का गलत आंसर आपको बताएं आप लोग तो इसका राइट हो जा सके। हम इसे कंफर्म करके आपको बता देंगे कि ये इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आज का क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? विक्रम संवत है जो कि 57 ईसा पूर्व और शक संवत है 78 ईस्वी, वल्लभी संवत है 606 ईस्वी। उपर्युक्त में से सही कूट का चयन करें। केवल 1 और 2, केवल 1, 3, केवल 2, 3 तीनों सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए विक्रम संवत तो 57 ईसा पूर्व है, इस चालू हुआ है, ये सत्य है। शक संवत है ये 78 ईस्वी चालू हुआ है, ये भी सत्य है। जो आपका वल्लभी संवत है, वल्लभी संवत आपका 319 में चालू हुआ है। कब हुआ है? 319 में। ठीक है, और जो ये आपका है 606, ये क्या है? ये गुप्त संवत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा इसमें से सही है, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए नहीं पर विशेष ध्यान देना है। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल, प्रयाग प्रशस्ति स्कंदगुप्त, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो हाथी गुम्फा अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित है। ठीक है, और जो प्रयाग प्रशस्ति जो है ये देखिए हाथी गुम्फा खारवेल से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख जो है ये स्कंदगुप्त से संबंधित नहीं है। किससे? ये समुद्रगुप्त से संबंधित है, आप सबको पता होगा। और जो एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका पहला और कौन सा सही है? अच्छा सही नहीं है, हम ही मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सही नहीं है वो हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर है 3, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लकुलिश का संबंध गुजरात से था। ठीक है, इसका भागवत धर्म में विशेष मत। देखिए
लकुलिश का संबंध गुजरात से था, ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है। जो इनका भागवत धर्म में विशेष महत्व है, ये नहीं। ये जो है शैव धर्म, जो शैव धर्म का जो है, शैव धर्म का जो पुराना नाम होता है उसे क्या कहते हैं? पशुपत धर्म। तो ये किससे संबंधित है? पशुपत धर्म से संबंधित है। ठीक है। और पशुपत शैव धर्म का बहुत ही पुराना नाम है। और इसमें क्या दिया गया है? लकुलिश का संबंध गुजरात से है, इनका शैव धर्म में विशेष महत्व है। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, इसमें जो है 18 अवतारों में से एक इन्हें माना जाता है, लकुलिश को। अवतार इसके कितने थे? जो इसमें अवतार थे, 18 अवतारों में से ये एक माने जाते थे, लकुलिश। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्या है ये? 18 अवतार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा इसमें से सही, सॉरी, असत्य है। असत्य कौन सा है इनका? केवल दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से किस चोल शासक ने त्याग समुद्र की उपाधि ग्रहण की थी? देखिए, त्याग समुद्र किसने? कुलोत्तुंग प्रथम, राजाधिराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, विक्रम चोल। तो इसमें से जो त्याग समुद्र की उपाधि ग्रहण की थी, ये विक्रम चोल ने उपाधि ग्रहण की थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। देखिए, जो विक्रम चोल थे, इन्होंने जो है श्रीलंका पे इन्होंने विजय हासिल की थी। और श्रीलंका के जो शासक थे, श्रीलंका के जो शासक उस टाइम पे थे, महिंद 5 थे। और इन्होंने जो है महिंद 5 को, ये जो राजेंद्र चोल हैं, इन्होंने उनको महिंद 5 को ये लेके चले आए थे। कहाँ आए थे? चोल साम्राज्य में लेके आए थे। और इन्हें 12 वर्ष, कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक इनको बंदी बनाकर रखा गया था। किसको? महिंद 5 को। महिंद 5 इनको 12 वर्ष तक जो है बंदी बनाए रखा अपने राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। उसने सिक्कों पर रजिया का नाम अंकित करवाया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो इल्तुतमिश से ये सिक्कों पर टकसाल लिखवाने की प्रथा लागू किए थे, ये भी बात सत्य है। और इन्होंने अपने बेटी रजिया सुल्तान, जिसको इन्होंने सुल्तान की उपाधि दी, और राज्याभिषेक भी इनके नाम किया था इनका। तो दिल्ली की शासक भी हो चुकी हैं, शासिका भी हो चुकी हैं। तो इसमें से ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही बात है इसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। निम्न में से किस शासक ने जयदेव के गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखी है? रसिक प्रिया किसने लिखी? राणा कुंभा, राणा सांगा, मोकल या फिर हमीरदेव ने? तो जयदेव के गीत गोविंद पर जो रसिक प्रिया नामक टीका लिखी है, तो ये किसने लिखी है? ये आपके मोकल ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मोकल ने नहीं, राणा कुंभा ने लिखा है। चलिए मिस्टेक हो गया, सही कर लेते हैं। ये राणा कुंभा ने लिखा था। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलवार संतों की संख्या 12 थी। इनका संबंध शैव धर्म से था। अलवार संतों की संख्या 12 थी, इनका संबंध शैव धर्म से था।
तो इसमें से आप लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो अलवार संत थे इनकी संख्या कितनी थी और इनका संबंध जो शैव धर्म से था या नहीं था और किस धर्म से था। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, भारत में आर्द्र भूमि के अंतर्गत जो कौन से क्षेत्र शामिल किए जाते थे। तो इसमें दलदली जल क्षेत्र और लवणी जल क्षेत्र शामिल किए जाते थे, दोनों इसमें शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में कितने प्रदूषणकारी तत्वों को शामिल किया गया है। तो कितने, 5, 8, 10, 12। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें जो है ये 8 जो है प्रदूषणकारी तत्वों को शामिल किया गया था। कितने, 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 11। जीवी अनुक्रम की प्रक्रिया में सबसे पहले कौन आता है। तो देखिए, इसमें से जो जीवी अनुक्रम होता है इसमें सबसे पहले क्या आता है। क्या आक्रमण आता है या स्टेबलाइजेशन आता है या न्यूडेशन या फिर प्रक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें क्या सबसे पहले आएगा। तो इसमें न्यूडेशन सबसे पहले आता है, जो कि खाली जगह होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12। राष्ट्रीय उद्यान को जैव विविधता संरक्षण की कौन सी विधि के अंतर्गत शामिल किया गया है। एक्सिटू, इनसिटू, जीन बैंक, सफारी पार्क। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो राष्ट्रीय उद्यान है इन सबको किसमें, इनसिटू में रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रेड डाटा सूची IUCN एक जारी करता है। कौन जारी करता है। इनमें जीवों व वनस्पतियों दोनों को शामिल किया जाता है। देखिए, जो रेड डाटा सूची IUCN जारी करता है इसमें ये बात तो सही है, इन जीवों व वनस्पतियों दोनों को शामिल किया जाता है, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जलीय परितंत्र में प्रकाशित क्षेत्र 200 मीटर की गहराई तक है। इस परितंत्र में जीव प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें जो है श्वसन कर पाते हैं। पहला तो जलीय परितंत्र में प्रकाशित क्षेत्र 200 मीटर की गहराई तक होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। इसमें परितंत्र में जीव उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं, श्वसन भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। केवल एक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 15। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। देखिए, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये तो उत्तर प्रदेश में स्थापना इसकी की गई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। हाँ, 1977 में जो है इसको दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को और किशनपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको एक साथ मिला दिया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोनों सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर है 16। विभाजन के दौरान किस राज्य की राजधानी पाकिस्तान में चली गई थी।
जिसे बदलने के लिए चंडीगढ़ शहर का निर्माण किया। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जब भारत का विभाजन हुआ था तो भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश हो गए थे, और जो पाकिस्तान में चला गया था वो क्या चला गया था, आप लोग बताएंगे? देखिए, जो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ थी, चंडीगढ़ कर दिया गया। इससे पहले क्या था? इसमें जो है चंडीगढ़ शहर का निर्माण किया गया, ठीक है। किस राज्य की राजधानी पाकिस्तान में चली गई थी? तो ये कहाँ की चली गई थी? पंजाब की चली गई थी। इसके बाद नई राजधानी चंडीगढ़ का निर्माण किया गया था, जो कि पंजाब का हरियाणा कहाँ का है? हरियाणा और पंजाब दोनों जगह की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में दत्त ब्रैडली थीसिस क्या है? ये क्या है ब्रैडली थीसिस? स्वशासन या स्वराज के रूप में कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य, गरीब कृषकों पर कानूनी सुधारों का प्रभाव, भारत में कम्युनिस्ट नीति में बदलाव, एक सैद्धांतिक व राजनीतिक आधार, और अधिमान्य ट्रैफिक नीतियों द्वारा ब्रिटिश औद्योगिक अर्थव्यवस्था के संकट का समाधान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का? देखिए, ये क्या है? ये भारत में कम्युनिस्ट नीति जो बदलाव है, इसका सैद्धांतिक व राजनीतिक आधार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 18। 1919 के रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस एक्ट ने 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के देखिए, 1919 में जो रॉलेट एक्ट अधिनियम आया था उसको काला कानून के नाम से जाना जाता है, ना अपील ना दलील, ठीक है। तो इसमें होता क्या था? इस एक्ट में जो है 2 साल तक किसी मुकदमे के राजनीतिक जो कार्यकर्ता हैं इनको हिरासत में लेने की अनुमति रखी गई थी, और इस एक्ट के द्वारा सिखों के जो कृपाण धारण करते थे और छोटी तलवार रखने पर प्रतिबंध। देखिए, कड़ा और तलवार, सिखों का जो दो ये अपना गुरुओं से अपने सीखे थे कि अपना ये कृपाण धारण करते थे, तलवार रखते थे, तो इसके लिए भी इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया था कि ये सब नहीं कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से जो है ये जो है रॉलेट एक्ट है, इस अधिनियम में 1919 में इन सब चीज़ के लिए मना कर दिया गया था, और ये भी एक विवाद का कारण था, ठीक है। विवाद के लिए ही विवाद जो है इसी वजह से और उकसाया गया था विवाद को। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दोनों बातें सत्य हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते समय गांधी जी ने 2 वर्ष तक किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर भाग नहीं लिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि वे दक्षिण अफ्रीका में बड़े पैमाने पर संघर्ष के बाद कुछ विराम लेना चाहते थे। ऐसा नहीं है, देखिए नहीं है भला, इसमें जो है नहीं शब्द को ध्यान दीजिएगा, जो गलत है वो पूछ रहा है। उन्हें भारत में चल रहे राजनीतिक मुद्दों में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें किसी भी राजनीतिक आंदोलन में शामिल होने से रोक दिया था। वे सबसे पहले भारत की राजनीतिक स्थितियों को समझना चाहते थे। देखिए, इसका बहुत ही अच्छा कारण क्या हो सकता है कि इसमें जो है वे सबसे पहले भारत की जो राजनीतिक स्थिति है उसको समझना चाहते थे, इसके बाद वो संघर्ष में भाग लेना चाहेंगे, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 20। दिल्ली प्रस्ताव 1927 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें नेहरू रिपोर्ट के जवाब में मुस्लिम नेताओं द्वारा की गई मांगें शामिल थीं।
इसमें पंजाब और सिंध के लिए अलग अलग प्रांतीय स्थिति की मांग थी। इसमें मुस्लिम के लिए केंद्रीय विधायिका में 1/3 आरक्षण की मांग की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें जो है मुस्लिमों के लिए केंद्रीय विधायिका में 1/3 आरक्षण की मांग की गई थी, जो दिल्ली प्रस्ताव 1927 में आया था, इसकी बात कर रहे हैं। इसमें क्या था? इसमें मुस्लिमों के लिए केंद्रीय विधायिका में 1/3 1/3 के आरक्षण की मांग की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेंगे। वर्ष 1928 के जन सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसका मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया, लेकिन यह M.R. जयशंकर द्वारा समर्थित था। नेक्स्ट है, सरकार को इस विधेयक पर स्वराजवादी नेताओं द्वारा पराजय का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इस विधेयक के खिलाफ केंद्रीय विधायिका में बम फेंका था। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सरकार को इस विधेयक पर स्वराजवादी नेताओं द्वारा पराजय का सामना करना पड़ा, ये बात सत्य है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो थे विधेयक के खिलाफ केंद्रीय असेंबली में जो है इन्होंने विधानसभा में बम फेंक दिया था, तो ये भी बात सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 22। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने पूरे मामले की जांच की और अपनी रिपोर्ट दी? चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद बिल मजदूर हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन था, इसमें सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ने पूरे मामले की जांच की थी और रिपोर्ट दी थी अपनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेड़ा सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने ब्रुसेल्स में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र में भाग लिया, इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। निम्न में से कौन से सही है? इसमें कौन सा सही है बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू की भूमिका के संदर्भ में बताना है। इन्होंने ब्रुसेल्स में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र में भाग लिया था। जी हाँ, लिया था। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। जी हाँ, इन्होंने स्थापना भी की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सरधना सत्याग्रह के संबंध में विचार करना है, कथनों को चुनना है। यह गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित किया गया था। इनका नेतृत्व सरोजनी नायडू और इनके इनाम साहब कर रहे थे। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शुरू हुआ था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये कह रहा है, जो गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित किया गया था, नहीं। तो ये जो सरासना जो सत्याग्रह था, ये कब आयोजित किया गया था? ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शुरू किया गया था, और इसमें जो नेतृत्व कर रहे थे सरोजनी नायडू और इनाम साहब कर रहे थे, ये बात सत्य है। और इनके गांधी जी के बड़े बेटे जो हैं ये कर रहे थे, ठीक है। और इसमें जो है ये अधूरी जिम्मेदारियां निभाया इन्होंने। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय आधुनिक इतिहास के संदर्भ में कालीपराज और उजली पराज शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं?
भूमि मापन के पैमाने में से धातु के मुद्राएं, धार्मिक अनुष्ठान, विभिन्न वर्ग के लोग। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो है जो कलिप राज और उजली पराज हैं, ये धार्मिक अनुष्ठान को इंडिकेट कर रहे हैं या विभिन्न वर्ग के लोगों को। हाँ, तो ये विभिन्न वर्ग के लोगों को दर्शा रहा है ये सब, कलिप राज और उजली पराज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्य के संवैधानिक नाम मात्र प्रमुखों के रूप में नामित किया। इसने भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति की घोषणा की। सी राजगोपालाचारी भारत जो है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो ये बात तो ठीक है, जो सी राजगोपालाचारी प्रथम भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ये बात तो सही है, ठीक है। इसने भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्च की समाप्ति की घोषणा की नहीं। और इसने भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों के राज्यों के संवैधानिक नाम मात्र प्रमुखों के रूप में नामित किया, ऐसा भी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से यूरोपीय व्यक्ति को भारत में शिक्षा के विकास से जुड़े थे कौन थे? जेम्स थॉमसन, डेविडियर, चार्ल्स वुड। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कौन कौन जुड़े थे, तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को बताना है। तो 27 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग, क्या हो जाएगा? जो थॉमसन, जेम्स थॉमसन थे, ये भी जुड़े थे शिक्षा विकास से। डेविड हेयर भी जुड़े थे और चार्ल्स वुड भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय गुजरात में होता है। ठीक है, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। ठीक है, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। अभी तो कोई लिखित नहीं है, बाकी अभी तक की जनगणना में चीन सबसे पहले है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा क्षेत्रफल देश है। ठीक है, सर्वप्रथम सूर्योदय जो है ये कहाँ पे होता है? ये देखिए हम इसमें भी ये 7वां है और ये जो सूर्योदय गुजरात में होता है कह रहे हैं। ये सूर्यास्त गुजरात में सबसे पहले होता है, सूर्यास्त गुजरात में होता है सबसे बाद में। और अरुणाचल प्रदेश को क्या कहा जाता है? सूर्योदय का देश अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या, कौन सा सही कथन इसमें से कौन सा? तो ये तीसरा केवल इसमें से सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 29 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही? नर्मदा नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए नर्मदा नदी कर्क रेखा को 2 बार नहीं, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और माही नदी मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो इसमें से राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओ सॉरी, ए नहीं, इसमें कौन सा सही बताना है ना, तो सही तो केवल दूसरा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 30। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा गुजरती कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो कहाँ से गुजरती है? देखिए बिहार में तो नहीं गुजरती, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। क्या हुआ? आंध्र प्रदेश से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग। चलिए ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज की क्लास इतने ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट डे जो भी बचे क्वेश्चन है सारे एक साथ जो है सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग चैनल पे अगर पहली बार क्लास को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक अवश्य करें। और आपका कोई क्वेश्चन है या फिर आपको कोई किसी प्रश्न में कोई दिक्कत है या कोई तो चलिए कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।